तक हम लोगों ने जीओसी के अंदर जो पढ़ा है उसका नाम है आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी। काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया है, इतना ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता उसमें शायद नहीं थी, पर अपना नेचर ऐसा, जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही पढ़ा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को टॉपिक सुनना है आज की क्लास का। देखिए जीओसी के अंदर जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ना केवल ऊपर ऊपर से बताऊंगा, पूरा डेप्थ से अंदर से चीज़ों को खोल कर समझाऊंगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट। तो आप लोगों की इच्छा होनी चाहिए कि उसको ढंग से तसल्ली से सीखना बेटा जी। बहुत ध्यान से देखेंगे। मिष्टी इधर दे। इस टॉपिक का नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। तो सर अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था? वो ना 1 है ना 2 है, वो आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म अलग पार्ट है, ठीक है ना। आज जीओसी 1 के अंदर हम लोग सारे फैक्ट्स को पढ़ते हैं, जीओसी 2 के अंदर हम लोग टेक्निक्स को पढ़ते हैं, मेथड्स को पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लेता हूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको बॉन्डिंग पढ़नी आनी चाहिए कि एक्चुअल में कौन कौन सा बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी मैं बॉन्डिंग पढ़ता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे दिमाग में एक ही बॉन्ड रहता है जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। कैसा नाम है बेटा जी? कोवलेंट बॉन्ड। कैसा नाम है इसका? कोवलेंट बॉन्ड नाम है बेटा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक बॉन्ड होता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नो डाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है बेटा जी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है मेरे भाई? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। और शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहली शेयरिंग क्या होती है बेटा जी? सबसे पहली जो शेयरिंग होती है वो है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, ठीक है बेटा जी। इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, ये भी एक टाइप की शेयरिंग ही है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है एक के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर दूसरे पर चले गए, इसको बोलते हैं बेटा जी डीलोकलाइजेशन। समझ में आ रहा है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जैसे कि रेजोनेंस वेजोनेंस में होता आया है। और दूसरा एक टाइप और है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मीनिंग है बेटा जी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या है? केवल और केवल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मीनिंग ये हुआ, बात को समझेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे आपने क्या काम करा, आपने एक स्प्रिंग लगा दी। जब आपने एक स्प्रिंग लगाई तो स्प्रिंग को आपको खींच भी सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो, और इसको सिंक भी कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? ये जो कैटेगरी है ये तो है इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन या रिपल्शन की। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है कि पहले ऐसा था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये कूद के यहाँ आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये आगे चला गया, इसको बोलते हैं बेटा जी रेजोनेंस कंडीशन या डीलोकलाइजेशन कंडीशन। दोनों ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शा रही होती हैं बेटा, है ना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसका एक ही काम होता है कि जैसे मान लो यहाँ ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो अब इनमें से जो ज़्यादा पावरफुल है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो जो इफेक्ट दिखाएगा वो माइनस दिखाएगा। इसलिए इसके ऊपर चार्ज भी क्या लगाते हैं? माइनस। जहाँ से जा रहे हैं वो इफेक्ट कौन सा होगा बेटा जी? प्लस होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? वो प्लस होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो जीओसी के अंदर ही पढ़ते हैं, मतलब मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ बॉन्डिंग है, ठीक है ना। अब सर आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक का नाम इंडक्टिव है, जैसा कि मैंने कह भी दिया है आप लोगों से। तो इंडक्टिव को पढ़ने पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ध्यान से सुनना सभी मेरे प्यारे बच्चों। कहानी कुछ ऐसी है कि आपको कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कुछ एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, और दुनिया भर के, और अपना एक हाइड्रोजन। मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ कि भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये 3 है, ये 4 है, 3.5 है, ये 3 है।
जबकि भाई की 2.1 है। और मैंने एक ट्रिक बता रखी थी कि हिमाचल प्रदेश का कसाई नकल करता है। हिमाचल प्रदेश का कसाई क्या करता है बेटा? नकल करता है। हाइड्रोजन की 2.1 है, फास्फोरस की भी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी बेटा? 2.1। ऐसे ही नाइट्रोजन की 3.0 है, तो क्लोरीन की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 3.0 ही, राइट। ऐसे ही कार्बन की 2.4548 होती है, 2.5 हम लोग लिख देते हैं। सल्फर और आयोडीन की भी 2.5 ही होगी। मैं लगा देता हूँ, ये जानकर के आप लोगों को गेम समझ में आ गया है। यार इसके बगल में कौन कार्बन होता है ना, ये डाई, ये भी लिख ही लो। और ये कितना हो जाएगा? ढाई। ब्रोमीन बेटा क्लोरीन होता है 3.0, क्योंकि नाइट्रोजन और ये इनके बीच का एवरेज होता है 2.8। सर ये क्यों लिखवा रहे हो? क्या जरूरत क्या है इन सब चीज़ों की? जरूरत बहुत ज़्यादा है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ की। क्यों? क्योंकि आज का जो इफेक्ट है जिसका नाम इंडक्टिव है, वो बेसिकली डिपेंड करता है, या वो फंक्शन है किसका बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वो फंक्शन है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैं तुमसे पूछूं, यहाँ एक एलिमेंट है और इसके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ एक एलिमेंट है इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, इन दोनों में से ज़्यादा अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? तो आपका आंसर होगा ये, जो ज़्यादा खींचेगा उसके ऊपर डेल नेगेटिव भी ज़्यादा होगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव भी ज़्यादा होगा। वो सारा डेटा मैं आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराऊंगा, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं थी। बेचिंतित होके ये डेटा आप लोगों को सीखना है प्यारे बच्चों, आराम आराम से, जल्दबाजी कुछ है नहीं, तसल्ली पूर्वक ये सारा डेटा मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अब जो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला डीलोकलाइजेशन और दूसरा अट्रैक्शन। तो इन दोनों बातों से भी आप एक बात अपने दिमाग में ले सकते हैं, उसको सीखेंगे सभी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के दो पैरामीटर हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है उसका नाम है परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा जो पैरामीटर है उसका नाम है टेम्परेरी इफेक्ट। तो जो परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट के अंदर सबसे पहली जो बात आती है उसको बोलते हैं इंडक्टिव। परमानेंट का मतलब समझ रहे हो? परमानेंट का मतलब आजीवन वाला इफेक्ट, हमेशा के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इसको इस तरीके से लर्न करके रखो। परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है मानो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, कंप्लीटली दे दिया, है ना। और टेम्परेरी का मतलब क्या है? ओवर द टाइम टेम्परेचर प्रेशर घटा बढ़ा तो वो दोबारा से अपनी स्टेट पर आ जा सके, राइट, उसका नाम हो जाएगा टेम्परेरी। तो परमानेंट के अंदर हम लोग जो क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? परमानेंट के अंदर सबसे पहला इफेक्ट इंडक्टिव है, दूसरा इफेक्ट रेजोनेंस है, तीसरा इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट है, चौथा इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन है, पांचवा आप लोगों ने नहीं सुना है, इसको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के नाम से जानते हैं, छठा इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट है, सातवां इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आठवां इफेक्ट बैक बॉन्डिंग है, और मिसलेनियस कुछ इफेक्ट है, वो भी डेटा जो है परमानेंट का ही पार्ट है। आपने कौन कौन सा पढ़ लिया मैं बता देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिया, बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया, स्टेरिक इफेक्ट आप लोगों ने अभी जीओसी के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन, तो वहाँ स्टेरिक रिपल्शन जैसी टर्म भी आप लोगों को सिखा दी थी। These all are categorized in the permanent effect। जबकि टेम्परेरी इफेक्ट में एक इफेक्ट आता है जो आपको पढ़ना है मात्र, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सर ये क्यों लिखवा दिया? इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को, इसका नाम है फील्ड इंडक्शन। फील्ड इंडक्शन इसका नाम है, फील्ड इंडक्शन, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। मुझे नहीं पता कि आज मैं उस टॉपिक तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा जो तुम्हारे कान खड़े करेगा, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि जब आप बेसिक सी चीज़ों को सुधार कर पढ़ते हो तो आने वाले दो चार, देखो आपने ना एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, कोई भी टॉपिक आपको आता है या नहीं आता उसका पता कैसे लगाओगे? कि आपसे सवाल सॉल्व हो जाए वो टॉपिक आता नहीं। सवाल मुश्किल आए या आसान आए, आपकी अंदर की इच्छा अगर करने लगे ना उस सवाल को करने के लिए, गलत हो सही हो अलग फैक्टर है, हो सकता है माइंड अपना आईक्यू है, किसी से उस समय वो बात लिंक नहीं हो रही, लेकिन आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता, पहचान इसकी ये है कि आप उस टॉपिक को करो और आपका मन लग जाए करने में, तो आप समझ जाओ कि ये टॉपिक आपका दुरुस्त है, ये टॉपिक आने वाले समय में आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो सेम केस आप लोगों को जीओसी के साथ करना है। जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक भी माना जाता है, कृपया करके नोट करो स्पीड में इसको। फिर मैं आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करता हूं। चलिए बस बेटा जी बस, इधर देखेंगे सभी बेटा, बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी। अब सी, लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि बातें नोट कर ली होंगी आप लोगों ने। अभिनव
नोट हुआ बेटा? तो बता भाई माधव, नोट हो गया बेटा? चलो आगे मूव करते हैं माधव, समझने की कोशिश कर बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी कुछ इस प्रकार है, समझेंगे सभी। एक परमानेंट इफेक्ट में से पहला इफेक्ट मैं उठा रहा हूं जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। सर क्या कभी इंडक्टिव इफेक्ट की कोई डेफिनेशन पूछ सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का जो बेसिक मीनिंग है ये किस बात पर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड अपॉन द इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो बेटर है आप ये लिखें, किस बात पर किस बात पर डिपेंड करता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से बेसिक टर्म्स को सीखने की कोशिश करिए। मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो। 10 से 15 मिनट का गेम ऐसा ही होगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। सी, मैंने बोला ये CH3 है, मैंने बोला ये CH2 है, मैंने बोला ये CH2 है, मैंने बोला ये CH2 है, और मैं ही बोल रहा हूं इसके साथ लगा हुआ है फ्लोरीन एटम है। ठीक है जी। अब देखने समझने सीखने में साफ साफ आ रहा है कि ये जो फ्लोरीन एटम है इस भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मेरे भाई? ज़्यादा है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन इसको बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे। तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, और इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आएगा मेरे भाई? प्लस आएगा। जैसे ही ये प्लस हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये अपने पड़ोस वाले से कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे। तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा मेरे भाई? सर इसके ऊपर चार्ज आएगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। तो सर ऐसा तो ये भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो डेल 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 पॉजिटिव। तो सर फिर तो ये भी ले सकता है, लेता हो, लेकिन इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल। इसका मतलब हम लोग फर्स्ट 3 एलिमेंट पर ही इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो, इन शॉर्ट आई हो। हम इसके बाद नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। काम की बात सुन बेटा शानवी, एक काम की बात समझ ध्यान से, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ध्यान से सुन, काम की बात यह है कि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए जो डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू है ना मैग्नीट्यूड वाइज, ये बराबर होनी चाहिए किसके बेटा जी? डेल्टा पॉजिटिव प्लस डेल्टा डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा 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 प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? से यस और नो? तो ये बेहतरीन और सुंदर बात आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी बेटा जी, कि डेल्टा नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। और इन तीनों में भी अगर मैं तुझसे पूछूं इसमें से इसमें से इसमें से कौन सा डेल्टा पॉजिटिव बड़ा है, तो आप देखना ऐसे बताना, मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे सर बातें बहुत आसान है और आसानी से समझ में आ रही है, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा लीग से हटके है। जनरली 11th क्लास के बच्चों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन का केंद्र बन जाता है, बच्चा सोच में परेशान हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं बताए बिना मानूंगा नहीं, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से सुनना सभी। सी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सही बात है। तो भाई जब इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया तो ये भी तो कुछ डेल्टा नेगेटिव हुआ है, नहीं समझ में आया? अब क्या हुआ, जे एडवांस 2024 में ये सवाल पूछ लिया, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया और पूछ लिया कितना डेल्टा पॉजिटिव कितना डेल्टा नेगेटिव। अब बच्चे ने क्या काम किया, सेम लगभग ऐसे ही से सवाल था, उन्होंने क्या काम करा, एक तो लिख दिया डेल्टा नेगेटिव और 3 लिख दिए बेटा जी क्या, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या ये बात सही है? आंसर है बिल्कुल नहीं। इस सवाल का सही उत्तर क्या होता है सर, एक नेगेटिव यहाँ बना तो एक पॉजिटिव यहाँ बना। अब यहाँ पॉजिटिव बना है तो ऑब्वियस है यहाँ नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पॉजिटिव बना है तो यहाँ भी क्या बनेगा बेटा जी, नेगेटिव बनेगा। तो 1 2 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ी। मैंने क्या बोला समीक्ष? मैंने बोला अगर बेसिक सीखना चाहते हो तो और डेप्थ में जाओ। मैंने बोला भाई एक बात बता, इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो इस पॉजिटिव के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन आया होगा, इलेक्ट्रॉन आया तो उसको नाम डेल्टा देना चाहिए, नेगेटिव देना चाहिए। तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा डैश नेगेटिव, कुछ भी नाम दोगे लेकिन इट शुड बी नेगेटिव। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर समझने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ एक नेगेटिव है, बाकी सब डेल 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 पॉजिटिव चल रहा है प्रोग्राम। बोलो गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दुख दर्द यहाँ तक नहीं है। सर समझ में तो आ गया, एक और एग्जाम्पल हो जाए तो अच्छा लगे। देख मेरे भाई,
मैंने बोला भाई ये CH3 है और ये C है, ये Cl है और ये CH3 है। बहुत ध्यान से देख रुद्रांश, बहुत ध्यान से देख बेटा। मैंने बोला इस Cl के अंदर, किस Cl के अंदर बच्चा, इस Cl के अंदर एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है रुद्रांश। कौन सा इफेक्ट है ये, खींचने वाला। क्यों क्यों ऐसा क्यों सर, देखो सर, किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन। अभी थोड़ी देर पहले आपके टीचर ने एक बात कही आपसे, कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से विच वन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप बोलोगे सर क्लोरीन ओनली, तो इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन के पास पावर है, टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। और याद रहे ये अट्रैक्शन है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये क्या है बेटा जी, अट्रैक्शन है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, ये स्प्रिंग जो होती है ना उसकी तरह खिंचाव हो रहा है एक तरफ को, बस एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, स्प्रिंग मानो उसको, एक तरफ को कोई खींच रहा है बस, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। आई बात समझ में, आयनिक बॉन्ड की तरह ये टिपिकली कोवलेंट बॉन्ड है और केवल खिंचाव देखा जा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे गए तो जी यहाँ से डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव। अब डेल्टा पॉजिटिव कह रहा भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आ गया बेटा जी, CH3 ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो डेल्टा पॉजिटिव। सर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भी जाया जा सकता था, तब भी इसका नाम डेल्टा पॉजिटिव। ऐसा मत कर देना कि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव कर दो, क्योंकि इसी पोजीशन के साथ में लगा हुआ है, ये भी उसी पोजीशन के साथ में लगा हुआ है, वो भी, ये भी 2 डिग्री है, वो भी 2 डिग्री है। बोलोगे हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस प्रकार से ये डेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया डेल्टा नेगेटिव इज इक्वल टू, तो तुम क्या कहोगे, इट इज द सम ऑफ डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब वो इनका समीशन होगा जो भी होगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है सर। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में नोट करना। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, कृपया करके नोट करेंगे सभी। थोड़ी सी देर की बात है, फिर मैं मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ। हाँ, उस केस में नेगेटिव। अब देखो तुम नेगेटिव सोचोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने पहले ही बोला उसमें कंफ्यूज होने के लिए ही बच्चों को नहीं बताया जाता, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है उसमें। आप नेगेटिव मत सोचो, ठीक है ना, वो एक स्पेशल सवाल के अंदर ही नेगेटिव सोचना है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, डेल्टा पॉजिटिव इज बड़ा, डेल्टा पॉजिटिव इज लेसर देन डेल्टा पॉजिटिव। इनमें से और इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसके साथ, इसके साथ, इससे और किससे कंपेयर करूं, इन दोनों का नहीं ना, डेल्टा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। ये वाला नेगेटिव कोई कंपेरेबल नहीं है, इसको कंपेयर नहीं करना आपको। आपको इस डेल्टा नेगेटिव को इस डेल्टा नेगेटिव से कंपेयर नहीं करना। रीजन भाई ये फ्लोरीन का है और ये डेल्टा पॉजिटिव का, मैं कैसे कह दूंगा ये बराबर होंगे दोनों नेगेटिव, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, डिफरेंस। इसलिए इसका नाम डेल्टा नेगेटिव ना बोल के मैं बोलता हूं डेल्टा डैश नेगेटिव। इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, क्योंकि इसको खींचने वाला फ्लोरीन है, ठीक है। इसीलिए नहीं बताते होंगे शायद 11th के बच्चों को नेगेटिव की कहानी। नहीं किसको, फोर्थ वाले को नहीं मान सकते, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नहीं, ठीक ठाक इफेक्ट होता है, क्यों नेग्लिजिबल माने। जब इलेक्ट्रॉन गए हैं और आप डेल्टा पॉजिटिव कहीं लिख रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो चार्ज बनेगा उसको नेग्लिजिबल कैसे कहेंगे बेटा। रेडी, तैयार हो आप लोग कुछ सुंदर बातें पढ़ने के लिए। चलिए, मैंने माना अपनी क्लास के बच्चे रेडी है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीक के अंदर मैं GOC1 खत्म करूंगा, जितना भी ये इफेक्ट आपने देख रखा है। यानी कि आप लोगों की हो सकती है एक आध ऑनलाइन क्लास भी मैं लेनी पड़ जाए बेटा, तो यू शुड फॉलो। GOC का सारा खेल ही ऐसा है भाई। IUPAC में 6-7 लेक्चर हो गए हैं और आइसोमेरिज में हो गया होंगे 10-1 लेक्चर, तो बहुत ज़्यादा खिंच गया है वो मामला। अब ये जल्दी जल्दी जो हम लोगों को खींचना पड़ेगा बेटा, और इम्पॉर्टेंट है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलिए, मैंने माना ही नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब ये कुछ अंग्रेजी बेटा बात नहीं, मेरे प्यारे बच्चों सुनो रे, सुनो रे,
काम की बात सुनो, ये जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जो अभी आप पढ़ रहे हो इंडक्टिव, इंडक्टिव में क्या होता था, वही स्ट्रेच वाला स्प्रिंग वाला एग्जांपल याद रखोगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन विल क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। मतलब ऑब्वियस है वो 100% डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे, ट्रांसफर नहीं बोलेंगे उसको। सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस, नॉट डीलोकलाइजेशन। जैसा कि मैंने तुमसे कहा डीलोकलाइजेशन का इफेक्ट है जिसका नाम है रेजोनेंस, लेकिन ये डीलोकलाइजेशन नहीं है। एक एटम है, एक एटम पर इससे ही ट्रांसफर हो रहा होता है या जो है डिस्प्लेस हो रहा होता है, दूसरे पर कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, रेजोनेंस में ट्रांसफर हो जाता है। ऑलवेज ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कहीं डबल बॉन्ड है उसके अंदर भी सिग्मा बॉन्ड ही इंडक्टिव को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, ना कि पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ही क्या करता है बेटा, ये ऑपरेट करता है, एक्ट लाइक ए स्प्रिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा स्प्रिंग की तरह जो है ये जो है एक्ट करेगा। दे नेवर लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बाहर नहीं चले जाते, टिल्ट हो जाते हैं, केवल अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे की तरफ। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, दिस इज अ डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट, यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ये हमारा कौन सा, इंडक्टिव। मैंने आपसे पहले ही कहा कहीं डेल्टा प्लस बना मिस्टी, कहीं डेल्टा डेल्टा प्लस बना, कहीं डेल्टा 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 प्लस बना, तो बेटा जी डिस्टेंस डोमिनेटिंग है या नहीं। अगर वो डिस्टेंस डोमिनेटिंग नहीं होता तो डेल्टा प्लस वन और डेल्टा 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 प्लस वन में अंतर कैसा, इसका मतलब डेल्टा प्लस वन की मात्रा ज्यादा है, तो ऑब्वियस है ये डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट काउंट होगा। बोलो शब्द समझ में आ गए। अब अगली इक्वेशन जिसको कोई नहीं पढ़ाता उसको आप लोग सीखिए। यहीं पर एक इक्वेशन आती है, पी का मतलब है यहाँ पार, पी का मतलब है यहाँ पार ऑफ इंडक्शन, यानी कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी कितनी पार है, उसका अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, दैट इज पी। पावर ऑफ इंडक्शन या पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इक्वल टू के। एक प्रोपोर्शनलिटी होती है कांस्टेंट, हटाए प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट आता है के, ई की पावर माइनस एक्स। और ये जो एक्स है ना बेसिकली ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसा कि मैंने तुमसे कहा जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। मैं पूछूं पहले कार्बन पर इंडक्टिव, मैं पूछूं चौथे कार्बन पर इंडक्टिव, तुम बोलोगे चौथे वाले को तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं सर। यस और नो, यस और नो। इसका मतलब x इज नथिंग बट नंबर ऑफ कार्बन। और ये c क्या है बेटा, ये तो स्लोप की कहानी है सर। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इजकल टू एक्स वाई एम एक्स प्लस सी, तो उसमें c क्या होता था, इंटरसेप्ट होता था हमारे पास। चलो देख लेते हैं। k एंड c आर द एलिमेंट कांस्टेंट यानी कि ग्राफ कांस्टेंट, t इज द पावर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्शन, x इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन। अब इसका जो ग्राफ आता है तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सपोनेंशियल डिके है। क्या है ये, एक्सपोनेंशियल डिके है, यानी कि इनिशियली आपको पहले कार्बन पर इफेक्ट, नंबर ऑफ कार्बन है मान लो, ये क्या है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन, एक्स की वैल्यू है। जब एक कार्बन होता है तो देखिए मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट है, जब दो होता है तो फिर थोड़ा सा कम हुआ, तीन होता है तो समझ रहे हो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है बेसिकली। ठीक है, तो याद करके रखेंगे इस फॉर्मूले को भी और इस ग्राफ को भी, नोट करेंगे भाई सभी, नोट इट डाउन स्पीडली। सिग्मा बॉन्ड ओरिएंटेड होता है, डबल कितने भी हो उसका काम करेगा सिग्मा ही, क्योंकि उसका रीजन ही है, देख सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ऐसे है ना, तो वो ऐसे स्ट्रेच हो सकते हैं, ऐसे स्ट्रेच हो सकते हैं। पाई बॉन्ड बनता है ऐसे, तो इसको स्ट्रेच ही नहीं कर पाएगा, स्ट्रेच करेगा बॉन्ड टूट जाएगा। भाई बात समझ में, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड ओरिएंटेड होते हैं बेटा। नंबर ऑफ कार्बन के नीचे लिखा हुआ है के एंड सी, दैट इज एलिमेंट कांस्टेंट बेटा। पूछो, इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट लगेगा, नहीं इसमें होगा ना, ये सिग्मा है ना, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है ना डबल में, तो सिग्मा लगा रहा होगा, पाई नहीं लगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। समझ में आया सुहाना, बता बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने ही बैठे हो, आदित्य पुंजानी, आदित्य यादव, अर्चिता, गुनिका, जयती, कीर्ति, प्राची, ऋषभ, दिशा, काव्या, कुणाल, विशाल, विधि, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास। जो सीखेगा वो दहाड़ेगा भाई। एक्सपोनेंशियल होता है ना बेटा,
एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स वाला एक्सपोनेंशियल नहीं होता। चलें भाई आगे। और ये प्रॉमिस मैं आपको कर चुका हूं पहले भी, एक बार जीओसी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ढंग से हमसे तो आप लोग कह ही दोगे बढ़िया तरीके से, हाँ डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कोई किताब हो, कैसी भी किताब हो, ईमानदारी से अगर आपने जीओसी पढ़ी है तो आप कवर कर दोगे। 12th वाले बच्चों को इसलिए जीओसी पढ़नी चाहिए क्योंकि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए जीओसी एक प्राइमरी टूल होता है और बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि -i +i ये डोमिनेटिंग, बेसिक से पढ़ना जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हो। चलिए भैया आगे। चलें भाई आगे। स्पीड में नोट करें भाई सभी, स्पीडली नोट करें बेटा सभी। बस बस भाई साहब, ये कला मत दिखाओ, बोर्ड की तरफ देखो, अभी पैर थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं है। चलें आगे, आगे बढ़े भाई। दक्ष कहाँ रह गया आज? चलो बेटा आरोही, बहुत ध्यान से देखो। आ गए आप लोग पार्टी से? आ गए भाई? थोड़ा घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग, ठीक है? 11th वाले बच्चों अब बेटा कमर कस लो, पेपर आ गया अब तुम लोगों का नज़दीक, अब सीरियस होने का समय आ गया बेटा। अभी तक मस्ती थी, चल जाती, अब नहीं चलेगी। चलो जी, इधर आएंगे सभी, बस बस, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, आप एक बात जानते हो, आप एक बात जानते हो, मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड, आप सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रक्चर को ही और किस नाम से जान सकते हो? इसको लिख सकते हो सिग्मा स्केलेटन। देखना ठीक लिखा है मैंने, सिग्मा स्केलेटन। तो सिग्मा स्केलेटन का मीनिंग यहां मैं ऐसे समझा रहा हूं आप लोगों को, बस समझाने के लिए और कुछ भी नहीं। सिग्मा स्केलेटन है आप लोगों के पास और इसके साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को लेने में माहिर है, इससे भी, इससे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस ग्रुप का नाम होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या नाम होगा इसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉल कर रहा है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, हमेशा नहीं काम आती लेकिन 99% काम आ जाती है। एक इसकी छोटी सी ट्रिक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने की, कि ये वो ग्रुप होते हैं, ये वो ग्रुप होते हैं जिनके पास या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो ज़्यादा, या फिर इनके पास डबल बॉन्ड, या फिर क्या प्रेजेंट हो बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पर NO2, आपने तो स्ट्रक्चर सुना ही होगा इसका। एग्जाम्पल के तौर पर CHO, एग्जाम्पल के तौर पर COH। ये सभी जो ग्रुप होते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, CN, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाम दे देते हैं। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा ना, खींचेगा, उसको -I ग्रुप या -I इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट है बेटा? -I। जबकि दूसरी तरफ अगर आपके पास सिग्मा स्केलेटन है और आपने एक ऐसा ग्रुप लगा रखा है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस ग्रुप का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होता है, ये बेसिकली कौन से इफेक्ट को बढ़ा देता है बेटा? ये +I इफेक्ट को बढ़ा देता है। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक -I, तो ये कौन सा I बेटा जी? +I। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है बेटा ये? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बोलो शब्द समझ में आते हैं कि नहीं आते? यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, राइट? ये बात आप लोग तसल्ली से सीख लीजिए। सर इसकी कोई ट्रिक बता दूं? इसकी ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। ऐसे ग्रुप जहां सिग्मा बॉन्ड हो, जैसे मिथाइल, जैसे इथाइल, ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सिग्मा बॉन्ड, या फिर ऐसे ग्रुप जिनके पास सिग्मा के अलावा माइनस चार्ज हो, जैसे O नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा,
वो बेटा जी डोनर ग्रुप की तरह ही काउंट करेंगे उनको हम लोग। किसकी तरह? डोनर ग्रुप की तरह। डी हो गया, टी हो गया, एच हो गया, ये सभी डोनर की कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। कृपया करके नोट करें इसको, थोड़ा स्पीड में नोट करें। अब हम लोग मेन टास्क की तरफ मूव कर रहे हैं प्यारे बच्चों। सुंदर सुंदर मेन टास्क। चले मेरे भाई आगे। बहुत होता है सी। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़े भाई। चलो, एक ग्रुप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेटा जी, एक ऑर्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, -i का नेचर, -i का ऑर्डर। सुन ले भाई सभी, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सुन ले, ये 4 के 4 आपको रटे रहने चाहिए भैया। सर कैसे रटे? सर इनको कैसे भी रटो। सबसे पहले NF3 पॉजिटिव, दूसरा NR3 पॉजिटिव, तीसरा SR2 पॉजिटिव, लास्टली वी हैव अमोनिया पॉजिटिव। सर ये तो रट्टा हो गया। यस, याद करना है प्रॉपर। ये याद नहीं है तो आप लोग समझ लीजिएगा सवाल आप लोगों से घूम सकता है। सर कैसे आएगा पेपर में? पेपर में ऐसे आएगा, पेपर में ऐसे आएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ लगा देंगे NF3 पॉजिटिव और यहाँ लगा देंगे, इसी ऐसी तरीके से बनाएगा और आपसे पूछेंगे दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो बाद में बताया जाएगा। जितना ज़्यादा -i इफेक्ट होता है ना उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होता है, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक करेक्टर ये होगा और इसका रीज़न होता है बिकॉज ऑफ मोर -i इफेक्ट। क्या शब्द समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने माना आपको समझ में आ ही गया होगा बेसिक टर्म से, ठीक है। अभी काम की बात समझो। सवाल ये है ही नहीं मेरा, क्या मैं रटवाने के लिए आज तुम लोगों को बुलाया है? नहीं ना, रटवाने के लिए नहीं बुलाया। आपको कुछ सेंस सिखानी है, समझाना है कि कोई बड़ा है तो बड़ा क्यों है, उसको क्यों बड़ा की दर्जा जो है दे दिया गया है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। तो कहानी ये है कि सर सबसे पहले तो मुझे ये 4 याद होने चाहिए। इसको लर्न करने की कोई ट्रिक बना लो, बनाओ। नहीं फरहान, ना ही रहमान। चलो कर लेना भाई, ठीक है, बना लोगे ना। नहीं फरहान, नहीं रहमान, रेशमिया, रेशमिया विशमिया डाल कुछ ना, अरे कुछ भी कर लो यार, ठीक है ना। ना फरमान, ना फरमान, ना, अरे यार तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा है, बाद में वीडियो इधर उधर हो जाएगी। चलो कर लोगे ना बेटा आप लोग, ठीक है। इसको कर लेना कैसे भी करके ना। इसको तो देखो, ना ही हिमेश, हिमेश रेशम सुना ना, हिमेश, ना फरमान, ना रहमान, ना और सब है? देविया, ये क्या चीज है? चलो बेटा बहुत ध्यान से देखो भाई, ठीक है भाई, कर लोगे। पहले ऐसे याद कर लो, सारे प्लस वाले एक साथ, सारे प्लस वाले क्या होगा बेटा एक साथ, इनको बोलते हैं कंप्लीट पॉजिटिव, इनको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल चार्ज। आप देखो C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा होगा कहीं, आप चाहो तो समझदार बच्चा जानता है ना, नाइट्रोजन खींच के इसको डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव कर देगा। माना इस समय न्यूट्रल है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी मिलते ही, थोड़ा सा इनको चार्ज मिलते ही दे गेट स्प्लिट इनटू कैटायन एंड एनायन। इसका मतलब है ये तो कंप्लीट पॉजिटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये आप लोगों का न्यूट्रल स्पीसीज है FCl Br I। अच्छा इसमें कोई सवाल एसएच नहीं आता डायरेक्टली, क्योंकि सबको पता है यार कार्बोक्सिलिक एसिड की औकात बहुत ज़्यादा होती है, राइट। आप लोगों को जो सवाल पूछा जाएगा उन चारों में डिफरेंस में पूछा जाएगा, इन दोनों में पूछा जाएगा, और यहाँ से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है SH और OH। क्या नाम है इसका? SH और OH। ये इसका नाम है थायोल, इसका नाम है बेटा ओल, यानी कि ये अल्कोहल है और ये क्या है बेटा जी थायोल है। थायोल हैज मोर -i इफेक्ट एज कम्पेयर टू OH, जैसा कि मैं आज कहीं पढ़ा भी रहा था इसको। इसके बाद हमारे पास आता है कीटोन,
इसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद फिनाइलिक ग्रुप, और इसके बाद मेरे पास आ जाता है सिंपली, ये क्या कर दिया, ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, दैट शुड बी डबल, दैट शुड बी डबल बेटा जी, इस तरीके से होना चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। एक बार दोबारा देखेंगे सही बच्चे। सी, सबसे पहले तेरे टीचर ने कहा NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव और अमोनिया पॉजिटिव, ठीक है ना, दैट इज NH3 पॉजिटिव। सी नेक्स्ट NO2 और CN, COH को खा जाओ। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके बाद SHOH। और यहां से हमारे पास दिखेगा, इन तीनों को लर्न करके रखना आप लोगों को, क्योंकि यहां से सवाल बना हुआ देखा है भैया मैंने। पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर आप लोगों के पास फिनाइलिक ग्रुप, और उसके बाद कहीं जाके डबल बॉन्ड, ठीक है ना। काम की बात सुनो, काम की बात सुनिए। पहला सवाल, वाई, वाई ये कोई कार्बन चेन जुड़ी होगी भाई यहां, और यहां से लगा हुआ है NF3। समझियो भाई बात को, जल्दबाजी करोगे तो नुकसानदायक होंगी चीजें। सी, एक बात बताओ, पहले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज अच्छा है या बेकार है? आंसर बेकार है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचना जानता है, ठीक है ना, उसके ऊपर डेफिशिएंसी क्यों मेंटेन करनी। अब आपकी बात समझ में आ गई सर। तो एक काम कर देंगे, ये फ्लोरीन क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। भाई हम तो कह रहे थे बेकार है, और तीन तीन फ्लोरीन मिल मिल के इस नाइट्रोजन को और प्लस और प्लस और प्लस कर देंगे। जब इतना ज्यादा प्लस हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन में इस कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बताओ। और जब खींचेगा तो इसका इफेक्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, -I। खींचने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तुम्हें शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? से यस और नो। बात बिल्कुल बेसिक और आसान है यार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। NO2CN का रटा रहता है बच्चों को, ये भी आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पर ही संचालित है। इसके बाद ये आ जाइए, समझिए सभी। सी सर एक बात बताओ सर, ये अब कुछ बच्चे तो होते हैं ना, बहुत तेजस्वी बच्चे होते हैं, वो क्या काम करेंगे, वो कहेंगे सर अच्छा ये बात है, लो यहाँ तो R ग्रुप है, R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा। आपने बोला चलो वो सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ फ्लोरीन, तो सर ये R है सर, ये कैसे इस H से ज्यादा हो सकता है? उठ सकता है सवाल दिमाग में, भाई वो R3 है, ये H3 है, H तो ना लेता ना देता, ये तो सर इसके लिए और बेटर है। तो अब देखिए होता क्या है, पता होता ही है कि यहां से ना ये जो R ग्रुप है ना, बल्किनेस बढ़ने की वजह से ना इनका एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है थीटा, और थीटा बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है जबरदस्त। और उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मेंटेन करने के लिए, अब इससे क्या हो जाता है, थीटा बढ़ जाता है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ जाता है इस नाइट्रोजन के एंड पर। समझो, बड़ी बात बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर नाइट्रोजन के एंड पे क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कौन बढ़ जाना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींचना, और खींचने का मतलब है -I इफेक्ट का बढ़ जाना। ट्रोंडियस, कोई तुमसे पूछ ले कि भाई NH3+ और NR3+ में से ज्यादा -I इफेक्ट किसका, मैं 90% बच्चों की गारंटी दे रहा हूं, वो H को देखकर बोल देंगे सर यही होगा -I। R ग्रुप तो इवन इलेक्ट्रॉन देता है, तो सर इसका तो कम होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन इसका पीछे का रीजन है साइज, इसके पीछे का रीजन है एंगल स्ट्रेन, इसके पीछे का रीजन है एंगल बढ़ने से एस कैरेक्टर का बढ़ना। और एस कैरेक्टर नाइट्रोजन का बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ने का मतलब है -I इफेक्ट का बढ़ना। कितना तगड़ा और ट्रमेंडियस सवाल है ये, इसको समझना अपने आप में विशेष है। क्या ये सुंदर बात समझ में आ रही है भाई सभी बच्चों को? आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आसानी से फंडे जो है क्रिस्टल क्लियर हों। इसके बाद हमारे पास एक डेटा आ रहा है जिसका नाम है SH और OH। क्या नाम है इसका, SH और OH। ऐसे याद करना बेटा जी, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आप तो ये कथा पहले भी वैसे जानते ही हो, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूं। आप जानते हो ऑक्सीजन यहां बिलोंग करता है, तो सल्फर फिर उसके नीचे आता है। ये सेकंड पीरियड का है, तो भाई कौन सी पीरियड का है, थर्ड। अच्छा, थर्ड पीरियड की एक खास बात होती है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। कौन सी ऑर्बिटल होती है, वैकेंट। और डी ऑर्बिटल या डी सबशेल कौन सा फ्लोर वो माना जाएगा, एक S फ्लोर, एक P फ्लोर, और एक अगला फ्लोर कौन सा होता है, D फ्लोर। यानी कि थर्ड फ्लोर आप इसको अपने तरीके से लर्न करके रखें। तो मैंने आज भी कुछ बच्चों को ट्रिक बताई थी, आप लोगों को बता देता हूं। इसको लर्न करने की ट्रिक ये है कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे, मान लो कोई भी एक आदमी, मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है या बच्चा है, बचपन में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा जर्नली, आपके दो मामा हैं,
मामा वन मामा टू। आपके क्यों बोलूं, ऐसा समझो कि किसी के दो मामा हैं, मामा वन मामा टू। जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक मामा कमजोर होता है पैसे से और एक मामा बड़ा होता है। और छोटे बच्चे को कौन सा मामा सबसे अच्छा लगता है? लॉजिकल बात है ना, पैसा वाला मामा। तो मान लेते हैं कि ये जो M1 है ना, सुन ले, ये जो M1 है ना, सुन ले, ये M1 और ये M2 में से जो M1 है ना, ये बड़ा मामा है मान ले, है ना। या एक M2 को मान लो बड़ा मामा को, M2 2 नंबर आ रहा, बड़ा है ये, ठीक है। तो ये बड़ा मामा है मान लो, और ये छोटा मामा है। सुनो बात ध्यान से, ऐसा अक्सर हो जाता है कि एक मामा कमजोर रह जाता है किसी परिस्थिति के कारण, उनका मकान छोटा है, बच्चे भी दो दो हैं, बच्चे यहां भी दो दो हैं, लेकिन ये सल्फर और ये ऑक्सीजन है। समझना बात को। इस मामा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम जाओगे इनके घर पे ट्रिप पे, समस्या ये कि आप माइंड मेकअप करके जाते हो कि सुबह जाऊंगा और शाम को वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार 2-3 ही रूम है, बड़ा मुश्किल है, 2 बच्चे भी हैं, मामी भी हैं, मामी जो बोल देती भाई अब निकल ले, है ना। तो कहने का कंसर्न ये है कि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है दृष्टि, यहाँ थोड़ी सी क्या है बेटा, दिक्कत है इस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है भयंकर रिपल्शन। किस किस का रिपल्शन? आने वाले बच्चों का, इन बच्चों का, मामा का और मामी का। आई बात समझ में? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बेटा। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन यहां आ जाओ, ये मामा रईस है, बोलता बच्चे तुम आए नहीं हो भी। अब इनका ग्राउंड फ्लोर है, अपर फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर तो बिल्कुल खाली है, डी ब्लॉक, वैकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर के ऊपर। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो आराम से बच्चे खेलो कूदे, बढ़िया एंजॉय करो, 2-3 दिन का ट्रिप लो यहाँ। बोलो गेम समझ में आ रही है? क्योंकि ये सल्फर है भाई। अब सल्फर है, इलेक्ट्रॉन को आराम से एक्सेप्ट कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पाया जाएगा? सल्फर का। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जर्नली बच्चे इसको अंदाजा लगाते हैं किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो समझते हैं इसकी तरफ ही ज्यादा मूवमेंट होगी। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। कौन होगा बेटा? थायोल। थायोल यानी कि सल्फर। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और पीछे का रीजन, इसके पीछे का रीजन है कहीं ना कहीं वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। सल्फर के पास अवेलेबिलिटी है, तो यहां इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकते हैं मिस्टी। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या ये बेसिक बातें समझ में आ गई सही बच्चों को? चलो ये पूरा नोट करो, ये सब नोट नहीं करना आपको, ये नोट करना ऑर्डर। स्पीडली आप इस ऑर्डर को नोट कर लीजिए बेटा सभी। काइंडली नोट डाउन द ऑर्डर। प्यारे बच्चों नोट करिए, नोट इट डाउन। कृपया करके इसको नोट करेंगे सभी। बस बस आलिया समझ में आ रहा है बेटा? बता। कितनी सुंदर क्लास चल रही है भाई आज की क्लास की, है ना। आसानी से ये बेसिक बातें समझ में आ जानी चाहिए। अध्ययन आदित्य पुंजानी, अक्षत सिद्धू, अर्चिता, मानसी, मनस्वी, नेहा। अरे ट्रिक बनाना घर पे। ना फरहान, ना राजू, ना रेंचो। अरे रहने दे, कुछ और निकल जाएगा यार। रेंचो के साथ प्रॉब्लम है यार ये। नहीं नहीं, रेंचो के साथ प्रॉब्लम है। चलें भाई आगे, आगे बढ़ जाए बेटा, बस बातें नहीं, आगे बढ़े। चल अगली बात, सुंदर बात बेटा, बातें नहीं। सर्दी आ गई है भाई, सर्दी वाले कपड़े पहन के आया करो, ठीक है। कोई स्टाइल मारता हुआ ना नजर आ जाए सेंटर पे।
दो दो तीन तीन कपड़े प्रॉपर बोझ लेके आया करो, ठीक है। ये वाली जो सर्दी होती है परेशान करने वाली होती है, इसी बीच में परेशान होता है बच्चा। घोर सर्दी जो है वो बीमार नहीं करती, ये वाली सर्दी बीमार करती है, ट्रांसफॉर्मेशन जहां हो रहा होता है। चले आगे। ये जो मैंने अभी ऑर्डर बताया बेटा, ये किसका ऑर्डर था? ये था माइनस आई इफेक्ट का। किसका बेटा? माइनस आई इफेक्ट का। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो ऑर्डर होगा प्लस आई का। चलिए ऑर्डर लिख लो पहली बात तो, सीधा 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 राइट डाउन द ऑर्डर। सीधा सीधा एक बार ऑर्डर जल्दी से नोट कर लीजिएंगे सभी प्यारे बच्चों। बातें नहीं करनी, सीखना है। बेटा पढ़ाऊंगा जब ही बताऊंगा, अभी आएगा, अभी आएगा, टेंशन ना ले। सी बस आगे बढ़े वैष्णवी। चलो बेटा आगे देखेंगे सभी। देखिए जिन बच्चों के पेपर के अंदर जीओसी आ रही है वो समझ लें, आज सैटरडे और संडे वाली क्लास अति से इंपॉर्टेंट क्लास है उनके लिए। इसके बाद टेक्निक वाली क्लास आएगी एक वीक की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हाइड्रोकार्बन आएगा बेटा, है ना। आयनिक हो या फिर केमिकल हो, अभी के लिए आप लोग खुद से ट्राई करते रहें, उसको पढ़ते रहें अगर इंस्टेंट किसी का पेपर आ रहा है 10-12 दिन में। बाकी आयनिक को हम लोग दिसंबर आई थिंक 10 या 12 से उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि अगले जो 2 वीक हैं थोड़ी सी मैं ज़्यादा क्लास लूँगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी है। जब मैं क्लास की टाइमिंग डाला करूँ, ऑर्गेनिक की कंडीशन नहीं है, छुट्टी मत करो बस उसमें। ऑर्गेनिक के साथ समस्या ही है। आप देखो आज मैंने एक टॉपिक शुरू किया है ना, आप देखना, आप देखते देखते आप कहोगे हाँ सर आपकी एक एक बात सत्य थी। जो बच्चा आज की क्लास में प्रेजेंट है उसको कल की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ऐसी जो कल एब्सेंट हो गया उसको परसों वाली क्लास में दिक्कत होगी, क्योंकि बिल्कुल लिंक क्लास है ऑर्गेनिक की। और 12th वाले बच्चे भी इस क्लास को लेने के लिए बैठे हुए हैं। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ना इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर ये दिक्कत है कि अगर एक बार लिंक टूटा तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको आप छुट्टी मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, आंधी तूफान कुछ भी आए, छुट्टी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि CH2 नेगेटिव को मैंने सबसे ऊपर क्यों लिखा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन वाले गेम को कैसे सीखना। चलिए भाई सही बच्चे देखेंगे। सबसे पहली बात तो ऑब्वियस है ये चारों लर्न करने, सर ये चारों लर्न करने बढ़िया तरीके से, चारों अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑटोमेटिकली लर्न रहेगा। टी और टी का डेटा लर्न करके रखना है बेटा जी, है ना। ये दोनों भी आप लोगों को लर्न करके ही रखने हैं बेटा। टी और एच को भी आप लोगों को इफेक्टिवली लर्न करके रखना है, ठीक ठीक है बेटा। इधर सुनो, टी होता तो टी को आगे ले लेते, ले लें क्या टी को आगे? आजा बेटा इधर आ, इधर आ। सी सबसे पहली बात सुन ले, मानो एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 और एक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 या 2.5 या 2.9 या 3। मैं तुझसे कहूं बेटा नेगेटिव चार्ज है इस पे और इस पे, इसका नेगेटिव ज्यादा बढ़िया पहले वाले, और जिसका ज्यादा बढ़िया वो अपना नेगेटिव किसी को देगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है। और नेगेटिव में क्या होता है बेसिकली? इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा ये। तो इसका नेगेटिव डोनेशन के लिए अवेलेबल। लेकिन ये क्या कह रहा है? भाई ले जाओ यार कोई दिक्कत नहीं है, कमजोर आदमी। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? अरे डेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी प्रकार से अब जरा बोर्ड की तरफ देखेंगे। मैंने बोला कार्बन तुम्हारी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्होंने बोला 2.5। नाइट्रोजन तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन कह रहे हैं सर इट इज 3। शायद तुम्हें आंसर तो समझ में आ गया होगा वाई CH2 नेगेटिव हैज मोर डोनेशन इफेक्ट एज कंपेयर टू NH नेगेटिव, एज कंपेयर टू O नेगेटिव, एज कंपेयर टू CO नेगेटिव। अब कुछ बच्चे बहुत चतुर होते हैं, वो क्या काम करते हैं,
देखो जी डबल बॉन्ड आ रहा है ना, पाई बॉन्ड आ रहा है, तो माइनस आई में होना चाहिए था। मैंने कब कहा ये माइनस आई और प्लस आई? मैंने बोला अगर प्लस आई का ऑर्डर है तो आपको इस तरीके से इसको लर्न करके रखना है, और वहां लिखवा दिया था कि वो ट्रिक 99% वैलिड है। वो जो 1% का गेम है वो उसी टाइप के एग्जाम्पल है, एक ही है बेसिकली, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। और इसका रीजन होता है कि नेगेटिव जो है ना इसी पर डिस्पर्ज कर जाता है, आगे चल के इसको सिखाएंगे। अभी के लिए तो आप जो है ऐसा समझ के चले कि यहाँ पर जहाँ नेगेटिव होगा उसकी न्यूट्रल से ऑब्वियस से ज़्यादा ही डोनेशन होगा। अब बात करूँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का, आप समझ ले बेटा, इधर देख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ना इसको गलत सलत पढ़ लेते हैं। अब गलत सलत पढ़ने की विधि क्या होती है, पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर टीचर पे थोपी जाती हैं बातें कि भैया बताओ अब कैसे होगा। देख मेरे भाई, कहानी एक 3 डिग्री है, साफ पता लग रहा है। और 3 डिग्री होने की वजह से ना इसका एक ऑरा है। ऑरा का मतलब है ये CH3 फैला हुआ है, ये भी फैला हुआ है। तो क्या हुआ है, फैला होने की वजह से ना ये स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, कॉम्पैक्ट। और इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की नजर आने लगती है, ऐसे 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 कुछ फील करने लगता है। और डोनेशन के लिए बढ़िया तरीके से तैयार है ये, यानी कि इसका जो डोनेशन है बहुत बढ़िया तरीके से होगा। रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स नहीं है, कॉम्पैक्ट है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 3 डिग्री इट कैन इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई इट शो द मोर प्लस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री में होगा तो यहाँ एक एच आ जाएगा, 1 डिग्री में होगा तो यहाँ पर एक और एच आ जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट हमारे पास आता है DTH। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि T बेटा ये होता है 13, D ये होता है 12, ये होता है H12। अब आप जानते हो कि भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, इसकी कम। जिसकी कम वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करेगा, मास भी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट करेगा। यही रीजन है कि इस भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन जो डोनेशन ज़्यादा है वो किसका ज़्यादा है बेटा, T का। आप अपने तरीके से इसको नोट कर ले, अपने तरीके से नोट कर ले बेटा, ठीक है। यहां लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड। मतलब कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव को ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेबल कर पाता है। डन है जी, चलें आगे। मैंने ऐसा माना कि मेरी क्लास के बच्चों को ज्ञान समझ में आ रहा है। चलें भाई आगे। नोट कर लेंगे भाई सभी। आपको समझ में आया, मैंने प्लस आई सिखाया, मैंने माइनस आई सिखाया। इसका यूज क्या है वो बाद में पढ़ेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के या माइनस आई या प्लस आई होने से कैसे एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, कैसे घटता है, वो बाद की कहानी है। लेकिन अभी तक का डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने, दैट इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। क्या नाम है बेटा जी इसका, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। सर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बोले तो डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट बोले तो सर ये तो पढ़ रखा है, देखो ना। सर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ पहले मुझे, और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस भाई की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये तो भैया क्लोरीन है, कार्बन से बहुत ज्यादा औकात है, यस नो। ये तो इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इसका नेट कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। पल्ले पड़ा, ऑब्वियस है इसके अंदर बॉन्ड मूवमेंट है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन डाइपोल बनेंगे बेटा जी। यहाँ आ जाओ, इस केस के अंदर बताओ, सुनो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे डेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सर कुल मिला के बात ये है कि यहाँ भी बॉन्ड के अंदर मूवमेंट है। एक होता है नल पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, नल पॉइंट। चलो चेक कर लो नल पॉइंट क्या चीज है। हाँ भाई, ये देख इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ भाई, ये जो कार्बन है ये क्या है, देखो यहाँ का कार्बन तो तुरंत दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन,
यहां का कार्बन तो तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसके साथ सस्पेंस आ गया, दोनों कॉम्पिटिटर, दोनों बराबर के, और बीच में ये अकेला। अब किसको दे? जरूरी है दोनों को दे? कोई ईमान धर्म भी होता है भाई, ऐसे थोड़ी है कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो भी देगा वो एक ही तरफ देगा बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। अब इसका काम क्या है? अब इसका काम ये, क्योंकि तू भी बराबर है, तू भी बराबर है, अब इसकी सिचुएशन ये कि इसके इलेक्ट्रॉन झुकाव मार रहे हैं इसकी तरफ, लेकिन ये इसको खींचे दे रहा है, तो इसको बोलते हैं नल पॉइंट। कहीं भी डोनेशन नहीं होगा, फंस गए। नल पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। कहीं भी डोनेशन नहीं होगा इसका। अब इसकी वजह से ना नेट मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्पर्जन कम हो जाता है। अब यहां से ना बहुत सुंदर सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है? बहुत सुंदर सवाल। आगे चल, मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ा दिया था तुम्हें, याद करो। टॉटोमेरिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनॉल फॉर्म या कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी बताई थी, और बोला था कि वहां पर एक इफेक्ट होता है इंडक्टिव। चलो अभी तो मैं ये बात थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाओगे, अदरवाइज मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ इस पॉइंट के नल पॉइंट होने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रिपल्शन कम हुआ। अब इसको कंपैरिजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से करेंगे, इतने ही कार्बन के साथ, जहाँ एक सिस्टमेटिक इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, वहाँ उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से, प्लस माइनस इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से एसिडिक बेसिक करेक्टर ज़्यादा पाया जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसी शब्द समझ में आ रहा है बेटा? अगला आ जा। हाउ मेनी नल पॉइंट्स आर देयर? तो साफ पता लग रहा है सर, यहाँ ले आओगे सर ये खींचेगा, सर ये खींचेगा सर, लेकिन ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है सर, फंस गए ना ये दोनों। कहाँ जाएगा भैया? कहीं नहीं जाएगा जी। इसमें जो नल पॉइंट है सर, ऐसा कोई सवाल बन जाता है PYQ में? नहीं बनता, पर बनने को बन भी सकता है बेटा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अच्छा सवाल है। सी, यहाँ आ जा। क्या इसमें कोई नल पॉइंट है? बिल्कुल नहीं। देखो ना, ये कार्बन कितने डिग्री है बेटा जी? sp2 है सर, ये कितना है? sp3। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब हमें डबल बॉन्ड से लेना क्या? क्योंकि अपने पास तो मतलब किससे? सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, और नेट फ्लोरीन की तरफ ही जाएगा। तो सर यहाँ पर भी मूवमेंट चल रही होगी। बोलो शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मैं ये बेसिक टर्म मेरी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आया है? लास्ट वाला मैंने बोला ये sp3 है, sp2 है। sp3 से ज़्यादा sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नल पॉइंट 2। रुद्रांश समझ में आया? अगला सवाल रुद्रांश तूने कर दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा सिलेक्शन है तेरा एम्स में। देख ले बेटा, पूरी एनर्जी के साथ इस सवाल को करने की कोशिश कर, क्योंकि भाई IQ कोई जनरेट नहीं कर सकता, वो पैदा होके आता है बच्चे के साथ। इसीलिए आप जो है चले बेटा जी आगे, आगे बढ़े भाई। चले भाई आगे। नोट हो गया क्या? आरोही अध्ययन, आरोही बेटा समझ में आ रहा है? कीर्ति, लक्षित, जयति, जयति कपूर, मजा आ रहा है बेटा? समझ में आ रही हैं चीजें? यदि करिए सर आपने हमें नहीं पढ़ाया था ऐसा है? हर साल ऐसे ही कहते हैं बच्चे, पता नहीं, हम तो वही चीज पढ़ाते हैं। जल्दी नोट कर। अब तुम पढ़ चुके हो ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल ये रहा, हर्ष करने की कोशिश कर, जल्दी करो भाई। नल पॉइंट क्या होता है? एक कार्बन सेंटर कंफ्यूज हो जाए, किसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दें, उसको नल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन है खींचने वाला, यहाँ भी खींचने वाला, तो ये कार्बन को बोलेंगे नल पॉइंट। सेम विद नीचे वाला। अमन यादव समझ में आ रहा है बेटा? अमन बढ़े आगे। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले ये सवाल रेजोनेंस की AITS में पूछा गया था। AITS ऑफ रेजोनेंस 2018 या 17 का सवाल था। बढ़िया, उस समय का जबरदस्त सवाल था। जबरदस्त सवाल का मतलब आपके लिए आसान है।
आपको बताना है यहां कितने डेल्टा प्लस है, कितने डेल्टा माइनस है। मैं डेल्टा प्लस का मतलब डेल 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 प्लस को भी काउंट कर रहा हूँ, डेल माइनस का मतलब डेल 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 माइनस को भी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूछ लिए बेसिकली। हाउ मेनी पॉजिटिव हाउ मेनी नेगेटिव चार्जेस आर देयर, आ गया। नेग्लिजिबल वाला करना है, पता नहीं, हाँ करो, काउंट तो करना पड़ेगा। ठीक है जेती, करा दूंगा बेटा, जीओसी का मैं करा दूंगा बेटा, डोंट वरी। भाई मुझे याद दिलाना, जीओसी का जो ऐप पर डला हुआ है ना, थोड़ा मैसअप हुआ पड़ा है उसमें लेक्चर ऊपर नीचे, तो उसको करा दूंगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करा दूंगा। अरे जल्दी बताओ। 4 और 3, 4 और 7, 4 4, मैंने तो पहले ही बोला है तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 2 और 2 वाले कितने भाई, शाबाश। 2 and 2 रेज योर हैंड, 1 2, नालाय को शर्म कर लो। 2 और 2 कैसे दिखाई दे रहा है तुम्हें ये? चलिए मैं पहला सवाल करा देता हूं, हर्ष मुझे आंसर बता दे एक बार। है 4 4, देखो भाई, अरे बच्चों देखो जरा, भाई साहब ये खींचेगा ऐसे, तो यहां से खींचेगा तो यहां माइनस और यहां प्लस, डेल वेल हटा लो अब, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो जब ये इससे खींचेगा तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, जब ये इससे खींचेगा तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, और जब ये इससे खींचेगा तो यहां पर प्लस और यहां पर, अच्छा ये नहीं बनेगा लास्ट वाला। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा? अरे बोलो भाई, तो क्या आंसर हो जाना? प्लस तो आएगा भाई, नहीं नेगलेक्ट करना, पर नहीं करना ना, इस मॉलिक्यूल में तो नहीं करना ना। उन्होंने डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पूछा, उन्होंने इंडक्टिव नहीं पूछा। उन्होंने कितना पॉजिटिव है कितना, सही है? कोई डाउट है इसमें? एक माइनस और ऐड हो जाएगा, हाँ तो ये वाला तो होगा ही, क्यों मिटवा दिया तुमने? 4 4 आंसर है इसका, ये तो होगा भाई। भाई साहब पल्ले पड़ गया, कितना सिंपल था यार। एक माइनस था, ये प्लस था, प्लस ने इसके खींचा होगा तो नीचे माइनस कर दो, ऐसे ही करते चलो माइनस। समीक समझ में आया? अभी नीचे वाले का आंसर तो ऑटोमेटिकली क्लियर है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ अब ये खींचेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये खींचेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 1 2 3 1 2 3, तो बस ऐसे रट्टा मार दो यार, जितने प्लस उतने माइनस। शब्द समझ में आ गया भाई? ये दोनों AITS में पूछे हुए सवाल हैं, कभी भी आप लोग एंट्रेंस में इनको देख सकते हो। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि बच्चों से नहीं निकलेगा? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा या तो प्लस आई पढ़ता है या फिर माइनस आई पढ़ता है, ये भूल जाता है एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कृपया करके नोट करें दोनों सवाल, नोट इट डाउन। हर केस में, हर केस में जहां इंडक्टिव प्लस लगेगा ना, उसको उसी का मॉलिक्यूल माइनस लगा रहा होता है, क्योंकि लॉजिकल बात है ना, खींच रहा है किससे? उससे, जो खिंचवा रहा है उसको ऊपर अपोजिट चार्ज। आरोही अध्ययन आदित्य पुंजानी, अर्चिता, भाई साहब कल से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है क्लास 12th की, बार बार मैंने ये बातें बताई हैं बच्चों को। कल की क्लास की टाइमिंग, आप 12 बजे के बाद कभी भी आ जाओ बेटा जी टेस्ट देने के लिए। 11th क्लास का जो टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है IUPAC। IUPAC का टेस्ट होगा, ओनली IUPAC,
ओनली IUPAC कल। बी प्रिपेयर, आज में हो जाएगा प्रिपेयर, आके टेस्ट दो। IUPAC कल, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से IUPAC का टेस्ट दो। ऐसा भी हो सकता है मैं सब्जेक्टिव टेस्ट दूं IUPAC का, मजा आता उसी में है। क्या मिस्टी, ऑब्जेक्टिव ठीक है। होमवर्क मैं आज की क्लास में चेक करूंगा, मुझे याद है पूरा होमवर्क। आज जो नहीं करके आया थोड़ा ही करूंगा उसकी बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है प्रशांत? प्रशांत क्या कह रहा है? क्यों सर लास्ट वाले को इसलिए छोड़ा ना, मैंने छोड़ा नहीं है, वो लिख दिया था। बेटा ये नोट हो गया।